अस्सलाम वालेकुम। गर्मी हाँ है, ये एसी एक बंद है इसलिए। दुरूद शरीफ पढ़ लें। आखिरी कोई बात याद हो किसी को? अब तो वर्षा ही हो गया यार। अब ऐसी बरकतें हुई आपकी क्लास में कि ये बात होनी छूट गई। अच्छा, मेरा ख्याल है शायद ये मैंने नहीं सुनाई थी। सुनाई थी तो दोबारा सुन लें। नहीं सुनाई थी तो मुझे लगता है मैं यहाँ तक पहुँच गया था। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि बिल्कुल सही है। हाँ, मैं भी यही समझ रहा था, यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। अच्छा, बात होता है ग्रुप्स के अंदर, ये तो खैर बहुत लंबी बात है, मैं कोशिश करूंगा ऊपर ऊपर से गुजरूं। कभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, कभी ऐसे सोशल मीडिया पे ये आयत फ्लोट करती है और उसको लोग ये पॉइंट ले रहे होते हैं कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ये दुनिया के रिसोर्सेज के लिए नहीं है। यानी अगर आप ये कहें कि जी एक बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस में कोशिश करेगा तो उसका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, और उसको इस आयत से जोड़ेंगे तो ये आयत उसके लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने ना दुनिया के अंदर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक निज़ाम चलाने के लिए हमारी मेहनत से जोड़े हैं, लेकिन वो हमारी मेहनत का रिजल्ट नहीं होते। बहुत मुश्किल हो गई बात। एक दुकानदार है और क्या बेच ले, समोसे बेच ले, चलो समोसे बेच ले, दही भल्ले बेच लेता है। मैंने खुद देखा हुआ ये चीज की, मैं दही भल्ले की मिसाल याद आ गई। चौक खाने पे बेचा करता था एक बंदा। तो हो सकता है उसी के करीब एक और रेडी भी हो और दोनों का शायद टेस्ट बिल्कुल सेम हो, लेकिन दोनों के पास बराबर रश होगा नहीं। इसी तरह से और कोई मिसाल खाने पीने की कर लें। किसी बाजार के अंदर जहां ये खाने पीने की दुकानें हैं, हो सकता है कि सेम टेस्ट हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि जिसका टेस्ट कमतर है उसके पास रश ज्यादा है और जिसका टेस्ट अच्छा है उसके पास रश नहीं है। ऐसा होता है। अच्छा, इसी तरह से ये तो होगी ना खाने की चीज में तो टेस्ट इन्वॉल्व है। एक स्टेशनरी शॉप है, इनफैक्ट 2 साथ स्टेशनरी शॉप्स हैं, वहां तो टेस्ट वाली बात भी नहीं है। वही टेक्स्ट बोर्ड की किताबें वही बेच रहा है, वही टेक्स्ट बोर्ड की किताबें वो बेच रहा है, फिर भी दोनों पे बराबर रश नहीं है। तो मेहनत किधर गई फिर? इसी तरह से आप यहाँ जो बच्चे बैठे हैं सीए पढ़ने, ऐसे बिल्कुल हो सकते हैं आपके जानने वालों के अंदर, यानी आपके जानने वाले मतलब आप ही के दोस्तों से जिनको आप पढ़ाते थे और वो पास हो गए और आपका पेपर नहीं पास हुआ। तो ये जो दुनिया की रिसोर्सेज है ना, निजाम चलाने के लिए इनको एफर्ट से लिंक रखा है, लेकिन परफेक्टली वो एफर्ट से लिंक नहीं है। ऐसा बिजनेस जो सिर्फ दुकान खोल रहा है और गुजारा मुजारा चीजें बेच रहा है, इखलाक भी उसका बुरा है, उसका बिजनेस भी सुपर हिट हो सकता है। और ऐसा बिजनेस जिसके पास क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मेहनत भी बहुत करता है, यानी जो भी बिजनेस का फार्मूला है वो फार्मूला बढ़ चढ़ के लगा रहा है, लेकिन उसका बिजनेस नहीं चल रहा। एक स्टूडेंट है, वो बहुत सारी पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, बहुत काबिल भी है, लेकिन उसका रिजल्ट वो आ ही नहीं रहा। एक बहुत ही काबिल प्रोफेशनल है, बहुत काबिल प्रोफेशनल है, उसको काम की जॉब ही नहीं मिलती। लेकिन एक बिल्कुल निकम्मा है, उसको एक से एक जॉब मिलती रहती है। तो ये जो दुनिया के रिसोर्सेज है ना, ये सिर्फ निजाम चलाने के लिए एफर्ट से लिंक्ड हैं। यानी अगर कोई घर ही बैठा रहे तो वो नहीं कमाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सारा दिन वक्त जाया करें तो रिजल्ट क्या आएगा? है फेल ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े ही ना और कहे जी मेरी किस्मत में था, देखा मैं पास हो गया। नहीं, इतना भी नहीं है। करना एफर्ट के साथ लिंक ही पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ इसलिए लिंक किया है, अल्लाह का एक तकवीनी निजाम होता है, तशरीई निजाम होता है। नहीं, इतनी गहराई में नहीं जाना। अल्लाह ने चीजें दुनिया में कनेक्ट की हुई हैं एफर्ट्स के साथ, लेकिन जिनको हम अपना माल रिसोर्सेस कह रहे होते हैं ना, वो अल्लाह ने एफर्ट से बजाहिर लिंक किए होते हैं, लेकिन असल में वो एफर्ट से लिंक नहीं होते। किसी का बिजनेस ज्यादा चल रहा है, उसका क्या कमाल है? उसमें कोई कमाल नहीं है। वो मुनासिब सी एफर्ट कर रहा है, ये नहीं है सकता कि दुकान ही ना खोलता। हाँ, दुकान तो खोलनी पड़ेगी, बंद दुकान में नहीं उसका बिजनेस होना है, दुकान खोलनी पड़ेगी, लेकिन कितने ज्यादा कस्टमर्स है इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। अगर कोई बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता है ना, तो वो गौर करके देखना कभी, अगर दुकान पे आना जाना हो तो गौर करके देख लें, या अगर अब्बू भाई वगैरह को बिजनेस करते हैं उनसे कभी पूछ के देख लें, कोई कमाल नहीं होता उसमें। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर
किसी को दे के आजमाते हैं, किसी को ना दे के आजमाते हैं, किसी को दिया हुआ वापस ले लेते हैं। ये चल आजमाइश ही रही है। लेकिन हम बेवकूफ, हमें क्या लग रहा है कि हमारी एफर्ट होती है तो हम कामयाब हो जाते हैं, हमारी एफर्ट नहीं होती तो हम नाकाम हो जाते हैं। ये है असल में धोखा। तो वो जो आयत है ना, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो मेहनत कोशिश करता है, तो ये आखिरत है, हिदायत उसी के लिए लिंक्ड है। तो अभी ना एक जो मैं जिसके लिए सारी बैकग्राउंड बता रहा था, हम मायूस किस वजह से हो जाते हैं। चलें, आप स्टूडेंट्स हैं, आप मायूस हो जाएंगे किन किन चीजों से? पेपर फेल होने से, और हलाल चीजों की बात करूं, हाँ जी, हैं, पैसे खत्म हो जाएंगे, हाँ, अच्छा, रिजल्ट के अलावा, पढ़ाई के रिजल्ट के अलावा टीचर की समझ ना आए तो उसमें मायूस हो जाते हैं। अच्छा, और हैं, शादी ना हो रही है, बिल्कुल ठीक है, और हाँ, ये चीज असल में, ये बड़ा जबरदस्त जुमला बोला है। हमें लगता है कि हम फलानी चीज डिजर्व करते हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिल रही होती। और इसमें मैं ऐड कर देता हूं, और फलाना डिजर्व नहीं करता है, उसको मिली हुई है चीज। तो ये इंसान को ना एक डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से आप लोगों को बाज़ औक़ात के मसले होते होंगे, आपको लगता होगा कि जो आपके दोस्त हैं या फेलोज, मतलब किसी भी तरह कनेक्टेड हैं, वो बड़े खुश हैं। जो मसले आपको हैं वो और किसी को नहीं है। अच्छा, उन मसलों के अंदर माँ बाप का मसला भी हो सकता है, कोई बड़े बहन भाई का मैरिड लाइफ खराब चल रही है, वो मसला भी हो सकता है। हो सकता है कि बहन भाइयों में ऐसे कोई बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, वो मसला भी हो सकता है। हो सकता है अब्बा जी ही किसी के या अम्मा ही किसी की ऐसी बुरी आदतों में पड़े हुए हैं। ये मुख्तलिफ घरों में होती हैं ये कहानियां। हो सकता है फैमिली के इतने खतरनाक किस्म के मसाइल हैं, हो सकता है जायदादों के बहुत सारे मसले केसेस चल रहे हैं, और वो इतने शदीद मसले चल रहे हैं कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे। तो आपको लगता है कि जो आपका क्लास फेलो है वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, आप अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे। इसकी वजह से फिर मायूसी होने लग जाती है। फिर उस मायूसी में आस्ता आस्ता इंसान शिकायत की तरफ चलता है, और करते 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 वो कुफर की तरफ चला जाता है। तो उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं एक हौसला देने के लिए, बुखारी 6490 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी ऐसे आदमी को देखे जो माल और शक्ल सूरत में उससे बढ़कर है, तो उस वक्त उसे चाहिए कि किसी ऐसे शख्स को देखे जो उससे कम दर्जे का है और उस पर फजीलत दी गई है। इसका मफहूम समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं ये सोच के परेशान हूं कि मेरे पास छोटी गाड़ी है, फलाने के पास बड़ी गाड़ी है, तो चलो गाड़ी तो है ना। अगर मैं ये सोच के परेशान हूं कि मैं पैदल हूं, तो टांगे तो है ना भाई। ऐसे भी होंगे जो मुझसे बेहतर होंगे लेकिन उनके पास टांगे नहीं होंगे। अगर मैं ये परेशान हूं कि मेरे घर में टेंशन नहीं है, माँ बाप की लड़ाइयां चलती रहती हैं, तो कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके माँ बाप ही नहीं होंगे। अगर मुझे ये टेंशन चल रही है कि मेरे बहन भाई जो हैं वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, तो कोई ऐसे भी होंगे जिनके बहन भाई होंगे ही नहीं। तो हम अगर अपने से कमतर को देखेंगे ना, तो उससे जरा हौसला होगा। वरना अगर देखते ही अपने से ऊपर वालों को रहेंगे तो फिर मायूसी में इंसान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मफहूम आप समझने की हौसला कराने के लिए कि हौसले से चलो। क्योंकि अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और जहां ट्रैवल करके जाना है वहां पर बहुत जबरदस्त आपकी ना जॉब लगी हुई है, बहुत कमाल जबरदस्त जॉब लग गई है। अब जो ट्रैवल करके जाना है तो आपको थोड़ा टाइम आगे, चलो हाँ जबरदस्त, ईद की छुट्टियां हैं, अब आपने जाना है घर, तो ट्रैवल करने के लिए थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो जो टिकट मिली वो बस की आखिरी सीटों में मिली जहां से झटके खाते हुए जाना है। तो लड़ झगड़ के बस से ही उतर जाएंगे हैं या बैठ जाएंगे? क्यों? तो अच्छी सीट ही नहीं है भाई, तो सीट तो अच्छी नहीं है, और बसें भी कोई नहीं, आखिरी बस है, तो बैठ जाएंगे या लड़ झगड़ के उड़ जाएंगे? क्यों बैठ जाएंगे? लेकिन फिर भी सीट तो अच्छी नहीं है। कितनी देर की बात है, कितना सफर है, जाना तो है ना, सफर ही है ना, खैर है, गुजर जाएगा। तो ये दुनिया की जिंदगी ना, ये उस बस के सफर से ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट कम है। क्यों कम है? कितनी लाइफ होगी टोटल अंदाजन, अगर एवरेज एज भी लगाएं तो चलो 60 साल कह लें। और अगर आपने दूर से दूर भी जाना है, कितनी देर का सफर? बस का सफर, साउथ जाना है किसी ने, सिंध जाना है, बलोचिस्तान जाना है, 12-15 घंटे लगा लें। चले 15 घंटे 60 साल के मुकाबले में फिर भी कंपेरेबल है। दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में कंपेरेबल भी नहीं है। 60 साल कितने दिन बने, कितने घंटे बने, कैलकुलेट हो सकते हैं ना। चलो 2 मिलियन घंटे बन गए, 2 मिलियन घंटों के मुकाबले में 15 घंटे फिर भी कंपेरेबल है। आखिरत और दुनिया की जिंदगी कंपेरेबल ही नहीं है ही नहीं कंपेरेबल। तो दुनिया की जिंदगी ना बस सफर चल रहा है। तो एक और हदीस सुना के खत्म करता हूं, उसका मफहूम बता रहा हूं। मैंने कहीं किसी बयान में सुनी थी, मफहूम उसका मुझे याद है। जो अल्लाह के थोड़े दिए पे राजी हो जाता है, अल्लाह उसके थोड़े किए पे राजी हो जाता है। जो अल्लाह के थोड़े दिए पे राजी हो जाता है ना, अल्लाह उसके थोड़े किए पे राजी हो जाता है। तो इसलिए जिसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर शुक्र करना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग आखिरकार खत्म है। आपने जवानी का एक बहुत बड़ा अरसा लगाया उस पर, और आखिरकार खत्म हो गया। हो सकता है उसमें से सवाल ही ना आए हो सकता है ना आए, आना चाहिए, वैसे आता है, हर दफा आता है, लेकिन 1-2 टाइम्स ऐसी गुजरी हैं जिसमें सवाल नहीं आया, तो ऐसा हो भी सकता है कि ना आए।
लेकिन बहरहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चांसेस तो हैं कि लाजमी सवाल आता है। अच्छा, अब जो आगे चल रहा है ना, उतना टाइम हम नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगाना टपाना शुरू कर दूंगा, पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट नॉलेज सब बताऊंगा, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो आप डाउन कर लें। अब हम हर चीज के 40-40 सवाल नहीं कर सकते। अब सवालों की तादाद भी कम हो जाएगी और चैप्टर भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये मैं टरखा नहीं रहूंगा, ये मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। तो अगला चैप्टर शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात पॉज करना ध्यान। अगला चैप्टर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और इसको मैंने अपनी बुक में रखा हुआ है चैप्टर 8, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, मार्जिनल और प्रोसेस कॉस्टिंग में ना कोई थ्योरेटिकल नहीं था कुछ, बस वो न्यूमेरिकल ही था। इसमें है कुछ चीजें, वो मैं मार्क करवा दूंगा। अच्छा, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पहले मैं आपको बताने लगा हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। पहले मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है, फिर बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या करना है। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पहले बड़ी दफा इस्तेमाल किया होगा ये प्रोडक्ट कॉस्ट। नहीं, ये नहीं पूछ रहा इसमें क्या क्या शामिल है, वैसे पूछ रहा हूं प्रोडक्ट कॉस्ट से क्या मुराद है कि प्रोडक्ट का एक यूनिट हमें कितना कॉस्ट कर रहा है। और प्रोसेस चल रहा है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम लोग जो पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे थे, जैसे थीटा और सिग्मा, और तो वो भी प्रोडक्ट कॉस्ट ही निकाल रहे थे। अच्छा, इसी तरह से हम लोग आगे टारगेट कॉस्टिंग के चैप्टर पढ़ेंगे, वहां भी प्रोडक्ट कॉस्ट ही निकाल रहे होंगे। फिर इसके फौरन बाद मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाना है, उसमें भी हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट ही निकाल रहे होंगे। तो प्रोडक्ट कॉस्ट मुख्तलिफ चैप्टर्स में हम निकालना सीख रहे होंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग में सीख चुके, फिर इनफैक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी कर चुके। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालते थे तो उसमें पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे थे, वो प्रोडक्ट कॉस्ट ही थी। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है जो फिनिश गुड है उसका एक यूनिट हमें कितना कॉस्ट करा है, तो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते रहे, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी करते रहे। फिर इसके अलावा नहीं ओवरहेड वाली बात नहीं, जॉब कॉस्टिंग के भी एक सवाल में किया था, और टारगेट कॉस्टिंग पढ़ेंगे, उसमें भी करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो हम लोग ना पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाला करेंगे, निकालते रहे हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या शामिल करना है, इसकी दो अप्रोचेज हैं। यानी आप समझिए दो एनक हैं, एक एनक लगाएंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट में जो जो शामिल नजर आ रहा होगा, और दूसरी एनक लगाएंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या शामिल नजर आ रहा होगा। एक एनक मार्जिनल कॉस्टिंग है, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। दोबारा, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग पढ़ाना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ चुके। इन सब में हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट कॉस्ट ही निकाल रहे थे ना। तो प्रोडक्ट कॉस्ट हम इन सब टॉपिक्स में निकाल रहे थे। उस प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल क्या क्या करना है, उस क्या क्या शामिल करने का जवाब एक अप्रोच मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच है, एक अप्रोच एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच है। नहीं समझा पा रहा मैं। प्रोडक्ट कॉस्ट यानी प्रोडक्ट का एक यूनिट कितने का कॉस्ट कर रहा है, ये कैलकुलेट करना प्रोडक्ट कॉस्ट करना है। अब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करता हो, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करता हो, चाहे वो टारगेट कॉस्टिंग फॉलो करता हो, ये सारा कुछ क्या करने के लिए है, प्रोडक्ट कॉस्ट जानने के लिए। अब इन सब में, यानी चाहे वो प्रोसेस कॉस्टिंग है, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बिजनेसेस प्रोडक्ट कॉस्ट जानने के लिए कौन कौन से खर्चे शामिल कर रहे हैं। मार्जिनल टेक्निक फॉलो, चलो मैं कॉस्टिंग का वर्ड ही हटा देता हूं। मार्जिनल अप्रोच फॉलो करता हो बिजनेस, तो प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या शामिल करेगा, और एब्जॉर्प्शन अप्रोच फॉलो करता हो तो क्या क्या शामिल करेगा। ये बात समझ। तो प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए मार्जिनल की अप्रोच ये है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो शामिल है ही है, लेकिन एफओएच सिर्फ वेरिएबल वाले शामिल हैं। ये इन लोगों का कहना है। यानी जो कॉम मार्जिनल अप्रोच पे ईमान रखती है। अच्छा, वो ऑनलाइन में ना कभी ग्रुप में वो मैसेज आता है कि हमने कितने स्टैंडर्ड पढ़ लिए हैं। हम लोग बेटे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई आईएएस नहीं पढ़ रहे, इस पे कोई आईएएस है ही नहीं। ये बड़े बूढ़ों की प्रैक्टिसेस हैं। उन बड़े बूढ़ों ने अपनी किताबें लिख दी, वो भी एक्सपीरियंस से लिखी होंगी। तो ये बस बड़े बूढ़ों की अप्रोचेस हैं जो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं। तो जो कॉम अच्छा, ये बात इस क्लास में कर चुका हूं, मुझे याद है, वैसे कर चुका हूं, दोहरा देता हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए,
वो किन के लिए बनती हैं? एक्सटर्नल लोगों के लिए, जिनको टूटी फूटी इंफॉर्मेशन मिल जाए बस बहुत है। उसके लिए रूल्स क्या हैं? आईएएस, चूंकि डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट मुल्कों में ओनर्स हो सकते हैं, इसलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए है? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसके लिए बस बड़े बूढ़ों की जो प्रैक्टिस चली आ रही है वैसे ही है। जैसे जैसे ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, जो ब्रांड्स हैं, उनमें खाने की रेसिपी इंटरनेशनली सेम होगी। जैसे मैकडोनल्ड है, इंटरनेशनली नहीं, नेशनली, नेशन वाइड, क्योंकि हर मुल्कों के मसाले डिफरेंट हैं। तो पाकिस्तान में किसी भी ब्रांच में जो मैकडोनल्ड का बर्गर होगा उसका टेस्ट सेम होगा, लेकिन सबकी अम्मियां जो खाना बनाती हैं उन्होंने कहां से सीखा? अपनी अम्मी या सास से। उन्होंने कहां से सीखा? अपनी अम्मी या सास से। तो वो अम्मी दर अम्मी दर अम्मी चलता जा रहा है सिलसिला। वो इंटरनल है, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो बस इंटरनल प्रैक्टिसेस हैं। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, ये इंटरनल होता है और ये बस बड़े बूढ़ों की बनी हुई प्रैक्टिसेस हैं। तो जो लोग मार्जिनल अप्रोच को फॉलो करते हैं उनके मुताबिक प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच होने चाहिए। और जो लोग एब्जॉर्प्शन पे ईमान रखते हैं, इनका कहना यह है कि फैक्ट्री के बाकी खर्चों का क्या कसूर है, वो भी तो प्रोडक्ट में ही पूरे करके देने, उनको भी यही एब्जॉर्ब करेगा। तो इस अप्रोच के मानने वाले कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच भी शामिल है और फिक्स्ड भी शामिल है। ये दोनों अप्रोचेस का फर्क है। मार्जिनल अप्रोच ये कहती है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में ये 3 चीजें शामिल होनी चाहिए, और एब्जॉर्प्शन अप्रोच कहती है कि प्रोडक्ट कॉस्ट में ये 4 चीजें शामिल होनी चाहिए। और अगर बिजनेस मार्जिनल अप्रोच फॉलो करता होगा तो उस बिजनेस में फिक्स्ड एफओएच होंगे ही नहीं, होते ही नहीं होंगे, होते होंगे, लेकिन उस अप्रोच को फॉलो करने वाले, ये मैं इधर लिख रहा हूं, अगर नजर आता तो ठीक है, नहीं तो मैं ज़बानी बोल दूंगा। फिक्स्ड एफओएच इज कंसिडर्ड एज पीरियड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के मुताबिक फिक्स्ड एफओएच पीरियड कॉस्ट होते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होते। पीरियड कॉस्ट नाम से आइडिया नहीं हो रहा होगा। पीरियड कॉस्ट उस खर्चे को कहते हैं जो जिस खर्चे में इनकर होगा, पता नहीं क्या मैंने बोला, बेकार बात की है। पीरियड कॉस्ट उस खर्चे को कहते हैं जिस पीरियड में खर्चा होगा उसी पीरियड में वो एक्सपेंस बन जाएगा। जबकि प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस कब बनेगी? जब वो चीज बिकेगी। हो सकता है 2019 में बनी हो, बिके जाके 2022 में, तो वो एक्सपेंस कब बनेगी? 2022 में। तो मार्जिनल अप्रोच के मुताबिक प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये 3 चीजें शामिल हैं और उस बिजनेस के फिक्स्ड एफओएच पीरियड कॉस्ट होते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन वाले ये कहते हैं कि फैक्ट्री के सारे खर्चे प्रोडक्ट कॉस्ट है। तो ये इन दोनों अप्रोचेस का फर्क है, ये है इनमें कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। अभी मैं ये नोट कर लें तो फिर बताता हूं कि चैप्टर 8 में क्या करना। ये इनका कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच ये कहती है कि प्रोडक्ट कॉस्ट इन 3 चीजों से मिलकर बनेगी, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच ये कहती है कि प्रोडक्ट कॉस्ट इन 4 से मिलकर बनेगी। जैसे आंदो के मैंने आपको कोई 3-4 दिन इसकी प्रैक्टिस कराने के बाद प्रोसेस मिक्स करके भी इसके सवाल कराने। अच्छा हाँ, ईद की छुट्टियां जो भी हों हमारे लिए नहीं है छुट्टियां, मैं तो अगले वीक में भी पढ़ाऊंगा, है जी। हाँ जाहिर है ना यार, वो तो जो भी ऑफिशियल छुट्टियों के अलावा पढ़ाया जाता है वो तो ऑनलाइन होता ही अवेलेबल। तो आप में से जिन लोगों ने घरों को जाना है वो चले जाएं, जिन्होंने लाहौर में रहना है तो उनके घर वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा आपका घर बैठना, तो आप फिर कॉलेज आया जा कीजिएगा। तो अगले वीक में भी क्लासेस होंगी। ईद पे तो नहीं होगी भाई, मैं भी फैमिली वाला आदमी हूँ, मेरी भी फैमिली है। ईद पे तो नहीं होगी, जाहिर है नहीं होगी ईद पे, है। अगर बुध के दिन भी कॉलेज ने अलाउ किया तो बुध तक पढ़ाऊंगा, और अगर कॉलेज ने मंगल तक अलाउ किया तो मंगल तक पढ़ाऊंगा, और जब आ ही रहा हूंगा तो 2-2, 3-3 क्लासें भी पढ़ा दूंगा। तो आप देखें गोश्त खाने के अलावा और क्या काम है, तो गोश्त खाएं और क्लासें पढ़ें, जान बनाएं क्लासें पढ़ें। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अच्छा हाँ मैं बात कर रहा था छुट्टियां आगे बीच में कि प्रोसेस कॉस्टिंग ना मिक्स मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के हम सवाल भी करेंगे। अभी वैसे ज़बानी बताते तो समझाने के लिए कि अगर बिजनेस इस पे ईमान रखने वाला है तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर वो जो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच लिया करते थे वो सिर्फ वेरिएबल वाला लिया करेगा। और अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन पे ईमान रखने वाला है तो वही सारी प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और जो एफओएच लेते थे वो टोटल वाला हुआ करेगा। तो बिजनेस चाहे प्रोसेस कॉस्टिंग करे, चाहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करे जो पढ़ना है, चाहे टारगेट कॉस्टिंग करे जो पढ़ना है, तो वो सब प्रोडक्ट की कॉस्ट या तो इस अप्रोच से निकाला करते हैं या इस अप्रोच से निकाला करते हैं। तो ये है इनका कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। और एक चीज इसमें और लिख लें, फिर बताता हूं कि चैप्टर 8 में क्या करना है। ये जो लाइन है ना, ये यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ये वाली लाइन, ये है फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट। जब हमने ओवरहेड्स वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तो उस वक्त चूंकि जरूरत नहीं थी तो मैंने वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं तोड़े थे। अब इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। यानी अगर
OAR निकालना पड़ा इस चैप्टर के सवालों के लिए, तो वो हम कौन से वाला निकाला करेंगे? फिक्स्ड, यानी न्यूमरेटर में सिर्फ वो ओवरहेड लेंगे जो फिक्स्ड हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक प्रोडक्ट कॉस्ट में ये वाली लाइन, ये क्या फिगर होगी? फिक्स्ड OAR पर यूनिट, पर मशीन आवर नहीं, पर यूनिट। क्यों पर यूनिट? क्योंकि ये क्या है, ये रुपीस पर यूनिट लिखा हुआ है जी। किधर है, कौन है? गिवन भी हो सकता है, निकालना भी पड़ सकता। पीरियड कॉस्ट ये होती है कि जिस साल का खर्चा उस साल में एक्सपेंस। देखो, अगर किसी साल में सिर्फ प्रोडक्शन हुई, कोई सेल नहीं हुई, पहला ही साल है और सिर्फ प्रोडक्शन हुई है, कोई सेल नहीं हुई, तो फैक्ट्री के सारे खर्चे क्लोजिंग फिनिश गुड्स बन जाएंगे ना, है ना। जब सेल ही नहीं हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कुछ नहीं होगी, यानी उस साल कुछ भी फैक्ट्री का खर्चा एक्सपेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती होगी तो उस साल ये सारी चीजें मिलकर क्लोजिंग फिनिश गुड्स बनेंगी, लेकिन जो उस साल के फिक्स्ड FOH होंगे वो एक्सपेंस बनेंगे। इसको पीरियड कॉस्ट कहते हैं। जो खर्चा प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं हो रहा ना, उसको पीरियड कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं, फिर नहीं, ये थोड़ा सा जल्दी सवाल है कि कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक्सपेंस बनेगा, एक्सपेंस बनेगा, फॉर द ईयर एक्सपेंस बनेगा। जिस साल का खर्चा होगा उस साल एक्सपेंस बन जाएगा, इसको पीरियड कॉस्ट कहते हैं। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट तो ये भी मैचिंग कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट वो है कि फैक्ट्री के जो खर्चे फिनिश गुड्स की कॉस्ट का हिस्सा बन गए, वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। अब फिनिश गुड्स ने बिकना है तो उन खर्चों ने कॉस्ट ऑफ सेल बनना है। पीरियड कॉस्ट वो है कि जिस साल का खर्चा उसी साल एक्सपेंस बन जाएगा। तो अभी हम जब इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो फिर इसका आएगा जवाब कि फिक्स्ड ओवरहेड बस एक्सपेंस बन जाते हैं। ये इतनी साफ नोट कर लें तो फिर मैं चैप्टर 8 पे आता हूं कि चैप्टर 8 क्या है। एंड रिजल्ट सेम नहीं है ना बेटे, इसके मुताबिक प्रोडक्ट कॉस्ट, इसके मुताबिक प्रोडक्ट कॉस्ट डिफरेंट। अच्छा, एंड रिजल्ट किसको कह रहे हैं? हाँ ना, यही तो डिफरेंस है दोनों अप्रोचेस में। इधर प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स्ड FOH भी शामिल है। अगर मैं इनकी वैल्यूज ले लूं, ये है चलो 20 रुपए, ये 10 रुपए, ये 15 रुपए, ये 20, ये 10, ये 15 और ये 7, तो इसके मुताबिक पर यूनिट कॉस्ट हो गई 45, इसके मुताबिक पर यूनिट कॉस्ट हो गई 52। तो सेम थोड़ी है। डिफॉल्ट में जा रहा है। डिफॉल्ट में कैसे? लॉस में क्यों जा रहा होगा? ये लॉस में जाना होगा। हाँ, अच्छा, इसकी जब क्या हो गया, ये टीए था, आप पिलाने जा रहे हैं इसको पानी? अच्छा, ये थोड़ा जल्दी है। अच्छा, गर्मी बिल्कुल लग रही है भाई, लेकिन क्या करें, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? गर्मी बिल्कुल लग रही है, AC वाला नहीं चल रहा। क्या कहना है भाई? है, मैं वही पता था को बात फजूली करनी होगी। पंखा चलवाना है, AC नहीं चल रहा ना, तो नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा भाई वो AC? कौन परेशान है? ये नोटेड। अच्छा, अब मैं चैप्टर 8 पे आता हूं कि चैप्टर 8 में क्या करना है। यानी इसके सवाल अगर आते हैं तो कैसे पता कि हम चैप्टर 8 वाला सवाल कर रहे हैं? तो ये तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि मार्जिनल अप्रोच क्या है और एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या है। अब बताने लगा हूं कि चैप्टर 8 में क्या है। तो चैप्टर 8 में सिर्फ और सिर्फ हमने दो चीजें सीखनी है। एक, हम इन दोनों अप्रोचेस से इनकम स्टेटमेंट बनाया करेंगे। अच्छा, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, तो ये इनकम स्टेटमेंट किसके लिए बन रही होगी? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बन रही होगी। एक तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, या ये भी ट्राई कर लो, हो सकता है ना गिरे पानी। ये गिर रहा है? नहीं, ये वाला कह रहा था वो पानी गिर रहा है, तो ट्राई करना कि नहीं? पानी गिर रहा था इसमें से। क्या क्या क्या? चार? एक तो हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, दोनों मेथड से इनकम स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, और दोनों तरीकों से नेट प्रॉफिट सेम नहीं आएगा, तो हमें इसके लिए एक रिकंसिलिएशन बनानी होगी। ये करना है बस इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, हो सकता है कि इस चैप्टर का सवाल हो जिसमें पूरी इनकम स्टेटमेंट बनवाने की बजाय कोई एक पोर्शन टेस्ट हो जाए, लेकिन मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाने के लिए इनकम स्टेटमेंट तैयार करा रहा हूं।
हम इनकम स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हो सकता है पूरी इनकम स्टेटमेंट की बजाय कुछ पोर्शन टेस्ट हो जाए। बहरहाल अगर कंप्लीट बात करें तो चैप्टर 8 में हमने ये सीखना, दोनों मेथड से मैनेजमेंट के लिए बनने वाली, किसी आईएएस में नहीं, बस मैनेजमेंट के लिए बनने वाली इनकम स्टेटमेंट और इन दोनों मेथड से निकले प्रॉफिट का जो फर्क है उसकी रिकंसिलिएशन, ये करना है इस चैप्टर में। इनका फॉर्मेट्स देख लेते हैं एक शक्ल, फिर ज्यादा मैं आपको सवाल से सिखाऊंगा। इसके लिए आप आए पेज 150 और 151। इनकम स्टेटमेंट सिखाने लगा हूं, करूंगा ये कि एक खुद बनाया हुआ सवाल करा देता हूं बोर्ड पे और फिर कुछ 4-5 पास पेपर कर लेंगे, बस बहुत है। ये चैप्टर यही है, बस इतना ही है। एक खुद बना के करा देता हूं सवाल और बाकी फिर आसान से शुरू करके मुश्किल तक पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन बस ये इतना ही है। अभी गुजारा चलाऊ समझ आ जाएगा, बाकी मैं फिगर्स से सॉल्व करूंगा तो बेहतर समझ आ जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बस पेज 150 और 151। पहले 151 पे आए, पहले पेज 151 पे आइए। हाँ जी पहुंचे तो मैं बात करूं। 151 के एंड पे एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना हुआ है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक। ये कुछ वैसा सही है सिवाय 2 लाइनों के, जो अगर आपने इंट्रो पढ़ी है या पहले कभी भी कोई अकाउंटिंग जहन में हो तो ये वही इनकम स्टेटमेंट है। सेल्स, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या शामिल है, ओपनिंग फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो ये बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। सेल में से माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट। जो अगली दोनों लाइनें हैं ना, ये अभी मैं सवाल के साथ सिखाऊंगा, बगैर सवाल की नहीं। इन अगली दोनों लाइनों को क्रॉस करें आगे, अगली 2 लाइनें छोड़, क्रॉस नहीं मतलब स्किप करें, अगली 2 लाइनें छोड़ के आगे एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस। और एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस को मजीद तोड़ा हुआ है, ये सवालों में डाटा इस तरह का होता है इसलिए तोड़ दिया, वरना कुछ जरूरी नहीं है कि उसको ऐसे फिक्स्ड और वेरिएबल तोड़ें, बस एक डाटा पॉसिबल ही होता है तो मैंने तोड़ दिया। तो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर लें तो आंसर क्या बन जाएगा, है नेट प्रॉफिट। चांसेस कम है कि कोई अदर इनकम हो, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, क्योंकि ये पूरे बिजनेस का नहीं होता है, ये तो बस फैक्ट्री ही का डाटा होता है मेनली, तो अदर इनकम का चांस कम है। लेकिन अगर आ भी गई तो लिख लेंगे ऐड अदर इनकम। तो ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली इनकम स्टेटमेंट है, ये वही है नॉर्मली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी बनाते हैं। सिर्फ 2 लाइनें हैं जो अभी नहीं समझाई, एक अंडर ओवर अप्लाइड लिखा हुआ है मैंने और एक एडजस्टेड जीपी लिखा है, ये दोनों सवाल के साथ समझाऊंगा। पेज 150 देखें, पेज 150। अच्छा ये एक बात देख लें, ये आपको आगे पूरी कॉस्ट में ना अक्सर काम आएगी। जब हम सेल में से सारे खर्चे माइनस करें तो प्रॉफिट बनता है, लेकिन अगर सेल में से सिर्फ वेरिएबल खर्चे माइनस करें तो इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। सेल में से सारे खर्चे माइनस उसको प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल माइनस तो ग्रॉस प्रॉफिट, सारे खर्चे माइनस तो नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर सेल में से सिर्फ वेरिएबल खर्चे माइनस करें तो उस आंसर को प्रॉफिट नहीं कहते, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, अगर सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लें तो नेट कंट्रीब्यूशन। लेकिन सेल में से सारे खर्चे, सारे मतलब फिक्स वेरिएबल सारे, तो प्रॉफिट, और अगर सिर्फ वेरिएबल खर्चे माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन। तो इस मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट की शक्ल देखें, सेल्स में से क्या माइनस किया हुआ है। अच्छा ये ना इसमें बच्चों को जो मुश्किल आती है ना चैप्टर के अंदर, वो इस एतराज में पड़ जाते हैं कि इसका फॉर्मेट ऐसा क्यों है। वो है भाई, बस है फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट है बस, तो हमने इस चैप्टर में इसको बनाना सीखना है बस। अब इस फॉर्मेट पे एतराज करने की बजाय इसको हम फॉलो कर लेते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अगर फॉलो करता हो बिजनेस तो वो इनकम स्टेटमेंट बनाएगा सेल्स में से क्या माइनस, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस, फिर जो आंसर निकला वो क्या है, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस और नेट मतलब कुछ और माइनस होगा तो नेट बनेगा। जैसे प्रॉफिट है, सेल में से सारे खर्चे माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट, और अगर सिर्फ अभी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट, बाकी भी माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट। इसी तरह सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की होगी तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, और वेरिएबल एडमिन सेलिंग खर्चे भी माइनस कर देंगे तो नेट कंट्रीब्यूशन। देख लें चौथी 5वीं लाइन। और नेट कंट्रीब्यूशन से नेट प्रॉफिट तक पहुंचने में क्या रह गया, बस फिक्स्ड खर्चे, तो फिक्स्ड खर्चे भी माइनस कर लें तो एंड आ जाएगा नेट प्रॉफिट। मार्जिनल की सारी चीजें बता दी, एब्जॉर्प्शन की आपको 2 लाइनें अभी नहीं बताई, बाकी आप इनको फिर देख लें और अगर कोई कमी रह गई है तो बर्दाश्त करें, सवाल करते हैं तो हो जाएगी बेहतरी। चलें सवाल लिखें, एक खुद ही अपना बना के करा देता हूं और बाकी फिर पास पेपर देखते हैं।
Following information relates to first 3 years of a business. Following information relates to first 3 years of a business. अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन दूंगा ना वो काफी सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, लेकिन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, यानी अब जो भी मैं अंग्रेजी बताऊंगा उसके लिए फिर ईयर 1, 2, 3 की वैल्यूज बताऊंगा। जो भी अंग्रेजी बोलूंगा अब उसकी जो वैल्यूज बताऊंगा वो ईयर 1, 2, 3 3 साल की वैल्यूज बताऊंगा। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 33, 34, 35, 33, 34 और 35। 33, 34 और 35। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 8, 9, 10, 8, 9 और 10। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 7, 8, 9, 7, 8, 9। वेरिएबल एफओएच पर यूनिट, वेरिएबल एफओएच पर यूनिट वैल्यू नहीं वेरिएबल की बताई नहीं, वेरिएबल की है जी 4, 5, 6, 4, 5, 6। लास्ट टाइम यही बताई थी मैंने। अच्छा, फिक्स्ड OAR पर यूनिट, फिक्स्ड OAR पर यूनिट 3, 4, 5, 3, 4, 5। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 2.5 रुपए, 2.5, तीनों में सेम है 2.5। अच्छा, ये पर यूनिट चीजें काफी हैं। उसके बाद लिखें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स बता रहा हूं प्रोडक्शन 5000, 4200 और 5500। प्रोडक्शन रिपीट कर रहा हूं 5000, 4200 और 5500। उसके बाद लिखें यूनिट सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड 5000, 3600, 3600 और तीसरे साल में 5700। यूनिट्स रिपीट कर रहा हूं मैं। प्रोडक्शन बताई है मैंने 5000, 4200 और 5500। सेल बताई है 5000, 3600 और 5700। फिर लिखें एक्चुअल टोटल, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एफओएच, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एफओएच 14,200, 14,200, 17,700 और 21,200। 14,200, 17,700 और 21,200। अच्छा, इसके बाद लिखें टोटल फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट ये है 6,000, 7,000, 8,000।
6,000, 7,000, 8,000 और चल रिक्वायर्ड है पार्ट ए income statement for each year, income statement for each year, using number 1, बल्कि खैर नंबर 1 नंबर 2 क्या करना है, using marginal costing and absorption costing, using marginal costing and absorption costing. और पार्ट बी profit reconciliation for each year, profit reconciliation for each year मुझसे रिक्वायर्ड है. हल कराता हूँ क्योंकि काफी सारी वर्किंग है इसमें, तो फिर बीच में रुक जाएगी बात. लेकिन आप लोग पढ़ने आए तो मैं मीनवाइल एक चैप्टर और करा देता हूँ. नहीं मजाक कर रहा हूँ, है करा दूं. चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़.